आदमी बने थे, लेकिन उसको तोड़ दिया। फिर हमको एक पुराने समाज में, एक बहुत ही हिंसा वाले समाज में, एक जानवर वाले समाज में मैं कहूँगा, उसमें मैं समझता हूँ कि अभी ये लड़ाई बड़ी लड़ाई, अब समाजवाद की लड़ाई या कम्युनिस्टों की लड़ाई, वो अभी लड़ाई बाद में देख ली जाएगी, वो कर देंगे। लेकिन अभी जो मौजूदा चुनौती हमारे पास सबसे बड़ी चीज की है, वो इसकी है कि हमारी पूरी सभ्यता को, हमारी पूरी समझ को, जो बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ बहुत ठीक हो पाई थी, लेकिन जितना भी हो पाई थी उसको भी तोड़कर बिखेर कर फेंका जाता है। तो अभी एक तौर से हम युद्ध की स्थिति में, एक तौर से ये हमारे लिए जो कहा जाता है, अनिल भाई ने भी इसको काफ़ी सेमिनार और बातचीत की है कई, कि जिसको एक संक्षिप्त उसमें कैप्शन दिया हुआ है, शीर्षक दिया हुआ है, आइडिया ऑफ इंडिया, कि भारतवर्ष की क्या एक पहचान होती है, उस आइडिया ऑफ इंडिया को ही तोड़ा जाता है। तो उसको अगर तोड़ देते हैं तो फिर हम कहाँ पहुँचेंगे? वो एक आदिम हिंसा से जुड़ी हुई और यहाँ के पिछड़ेपन के समाज की ओर चलेंगे। तो वो आइडिया ऑफ इंडिया की तरफ जो काम कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, आप लोग इसमें शामिल हैं, आप लोग उसके लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे इसके लिए खुशी है और मैं बार बार आपको बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, अभी मोदी जी आ रहे हैं, इसी सड़क से खींचेंगे शायद वो अपने कार्यकर्ताओं का किस करने आए, हमको पता नहीं था कि आप भी आ रहे हैं। तो एक जो बड़ा चैलेंज है, बड़ी चुनौती है देश के सामने खड़ी हुई है, हमारे समाज के सामने खड़ी हुई है, जिससे आप लोग खूब कर लेते हैं, हमको दोहराना नहीं है उसमें, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त कहूँगा। सारी भाई ने उसको बहुत कुछ बताया है कि हमारा जो एक स्वाभाविक ढांचा था, अस्वाभाविक ढांचा नहीं था। ये नहीं कि उस ढांचे को हमने बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ कंस्ट्रक्ट किया, ऐसा नहीं था। हमारा एक नेचुरल ढांचा था, पिछले 1000 साल से बना हुआ था। वो एक ऐसे समाज की, मुश्तरका समाज की कहिए या जो भी कहिए, कॉम्पोजिट सोसाइटी कहिए, उसको ख़त्म करने की कोशिश की। अच्छा, उसमें मुश्तरका समाज में देखिए कुछ लेन देन होता है, कुछ चीज़ें हम लेते हैं, कुछ चीज़ें देते हैं, उससे एक जोड़कर एक बेहतर समाज बना होता है। उस मुश्तरका समाज को आज़ादी के बाद हमको और भी विकसित करना था, और भी उसको आगे बढ़ाना। हमारी जो कुछ समस्याएं हुई आज़ादी के बाद से, वो ये हुई कि हमारे पास एक सरकार है, और उस सरकार पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और एक बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, जिसके तहत नेतृत्व में पूरी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। ये दो चीज़ें हमारे पास थी, जो मिला जुला के नए हिंदुस्तान को बनाने की, मुश्तरका संस्कृति को बनाने की, उस मुश्तरका संस्कृति को और भी विकसित करने की, और भी उसको एक्सपैंड करने की, उसको और भी वाइडन करने की। ये लेकिन दिक्कत ये हुई कि हम जिसे कहते हैं कि काम कम कर पाए, बहुत काम नहीं हो पाए, और काम इसलिए नहीं हो पाया कि उसकी वजह 50 वजह है उसमें। एक तो हमारा गुलामी का दौर था, जिसमें हम पूरे तौर से निकाल दिए गए थे दुनिया के दरबार से। वहाँ से लेकर जो उस समय की दुनिया बनी थी, खासतौर से कोल्ड वॉर की दुनिया, शीत युद्ध की दुनिया कही जाती थी, उस दुनिया के जो चैलेंजेस थे, उसके जो कॉम्प्लिकेशन थे, उन सब के बीच से हमसे जुड़ी। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि उस दौर में हमारे पास पैसा नहीं था, थोड़ा बहुत पैसा हुआ, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा कुछ, लेकिन उसमें उस वक्त हम बिल्कुल से खाली हाथ थे। आप समझ सकते हैं कितनी मतलब कितना कम था कि महात्मा गांधी
की हत्या नाथूराम गोडसे ने कर दी केवल 55 करोड़ पाउंड्स के जो जो हमारा जिसमें द्वितीय महायुद्ध हो रहा था उस समय भारत में पूरी अंग्रेजी सेना को और पूरे देश दुनिया में जो फैसिज्म के खिलाफ लड़ रहे थे अंग्रेजों के उनकी मदद की तमाम तरीके से की थी। तो उसका दाम उसका उसका पैसा चुकता करना था तो उसको स्टर्लिंग बैलेंस करते हैं वो आज़ादी के दौर में आई। तो महात्मा गांधी ने कहा कि भाई दुर्भाग्य से हमारा मुल्क तो बन भी गया है, पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान बन गया, तो पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था और उन्होंने भी उनके लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था, शहादत भी दी थी थे बहुत, तो उनका भी एक शेयर बनता है, उनका जितना है एक तिहाई के विपरीत तो उतना दे दिया जाए और बाकी हिंदुस्तान पास है। इतना कहना था कि इसी पे नाथूराम गोडसे ने उनका जो पूरा मुकदमा है वो कुछ है ये इसके आधार पर और उनकी हत्या का एक पर्टिकुलर जिसे कहते हैं जो इंस्टेंट रीजन था वो ये था। उसे तो उन्होंने करीब 5 बार अटेंड किया महात्मा को। तो हमारा ये कहना है कि उस वक्त कितनी छोटे रकमें होती थी जिसको लेके पिछले करीब 800 साल में जो सबसे बड़ा आदमी पैदा हुआ था उसकी हत्या कर कुछ लोगों ने सेपरेट हो हमारे पास पैसा था नहीं, दिक्कतें थी, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के दरबार में हम मजबूती से खड़े रहे और कुछ मूल्यों को जिसमें एक इंक्लूसिव सोसाइटी का बनाना या एक सर्वधर्म संभावी समाज को बनाना, एक आम आदमी गरीब आदमी के लिए आगे बढ़ना, उसके लिए रास्ता करना, कम से कम न्यूनतम जीने का आधार उसको देना, चीज़ों को हमने कुछ करने की कोशिश की। लेकिन चूँकि पैसा नहीं था, स्टेट पुरानी हम जो इनहेरिट किए थे जो हमारे पास आई थी वो भी बहुत कमजोर लूनी लंबी थी एक तौर से और जनता का उत्साह तो था इसका और बहुत सारे लोगों में काफ़ी उत्साह था। तो उस दौर से गुजर के हम ये सोचते थे कि शायद आगे आने वाले दौर में ये बात जो जिसकी वजह से जिस मुकाम पर पहुँचने के लिए हमने आज़ादी दी उस पर पहुँचेंगे। लेकिन 90 के दशक आते आते बिल्कुल जो इतिहास है उसको पीछे घसीट के ले जाने की कोशिश। इस बात में साधारण तौर पर पहुँचता हूँ उस पर ये तो वेद का नहीं है, कोई बाबा विश्वनाथ के पहले में नहीं कह रहा है, कोई ईश्वरीय दर्शन से नहीं कह रहा कि इतिहास को बहुत ज़्यादा पीछे धकेला नहीं जा सकता। इतिहास की जो प्रवृत्ति होती है वो आगे बढ़ने की होती है, वो आप चाहे जितना ढकेलने की कोशिश करें आज आपको मध्य युग में नहीं ढकेल सकते। तो चाहे जितनी जो आज की निज़ाम जो बनी है ताकत बनी है ताकत में है वो जितनी भी कोशिश करेगी हमको पिछड़पन की तरफ ढकेल देगी, हमको मध्य युग में लौटा देगी। तो मैं तो देखता हूँ आज और हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि बनारस में काशी विश्वनाथ क्या बनाया धाम के उद्घाटन पे हमारे प्रधानमंत्री जी जो गुजरेंगे इस रास्ते से उन्होंने औरंगजेब और शिवाजी की बात की। औरंगजेब उस कब्र में पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ शिवाजी भी है, कुछ नहीं है। आज पूरा नया एक पूरे नया आप कौन सी बात कर रहे हैं? करीब 1760 में औरंगजेब के शिवाजी की उसके पहले तो सवाल है कि उसी तरह से पंजाब हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमारे अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि अरे भाई जाट भाइयों का तो मुगलों से बहुत पुराना तो बिल्कुल सही बात है, मुगलों से खूब लड़े जाए, जम के लड़े और गुरिल्लावार पे तो लड़े। एक सेंट्रल सत्ता थी, एक साम्राज्यवादी सत्ता थी। उस जमाने में सब लोग साम्राज्य चलाते, सभी का राजपाट था, कोई जनता तो था नहीं, यहाँ था न वहाँ था न वहाँ था, कहीं नहीं था, कुछ नहीं था, तो लड़े। लेकिन वो पुरानी वो कहानी हो गई।
माध्यम से इतिहास को पीछे ले जाने की कोशिश की। इससे एक बात बहुत साफ होती है, जिसको मैं कह रहा था कि इतिहास अधूरी है, कि ये जो इतिहास को पीछे मोड़ने वाले लोग हैं, जो कब्र के अंदर जाकर देख रहे हैं, पुराने इतिहास के पीले पन्नों में जो पीले पन्ने रिजेक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, उसकी जगह पर एक बेहतर समाज, एक अलौकिक समाज बना है, उसको वो फिर से पीछे ढकेलना चाहते हैं। वहाँ पर ये लोग ढकेल इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि इतिहास की एक अपनी गति होती है आगे बढ़ने की, उसे अस्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए एक बात जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में या बाकी जगह तो ठीक है, हर साल थोड़ा गुजर गए, कुछ कन्फ्यूजन में, कुछ झूठबाजियों में, कुछ जुमलों में, लेकिन जनता फिर जागरूक हुई। हिंदुस्तान की जनता थोड़ी सी धीरे धीरे जागरूक हुई, ये आदत है हमारे। और कभी कभी तो जब तक संकट अपने गले तक नहीं आ जाता तब तक नहीं आती, फिर उसके बाद जब जाती तो जगना तो हो रहा है, जागरण हो रहा है इसी बात। और कुछ जागरण की ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसको अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि धार्मिक मदान्धता मध्ययुग में ले जाना, इसके आड़ में वो एक बिल्कुल नव पूंजीवादी, न्यू लिबरल, नव उदारवादी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, अर्थतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, जिसमें गरीब आदमी की कोई जगह नहीं, गरीब आदमी को खत्म करना है, जिसमें पूंजीवाद को मुख्य शक्ति के रूप में चलाना है। तो जो हमारी आज़ादी की लड़ाई की जो मूल धारणाएं थी, वो धारणा यही थी कि गरीब आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल का समाज, कॉम्प्लेक्स समाज, थोड़ा शांतिपूर्ण सा अस्तित्व, इस तरह करके एक सभ्य समाज, एक बेहतर समाज हम बनाएंगे जिसमें आम आदमी के लिए उन सब चीज़ों को रिवर्स करने की, उन सब चीज़ों को ढकेल के पीछे ले जाने की, खत्म करने की पूरी एक कोशिश, वो कोशिश चलते नहीं बहुत ज़्यादा थी। इतिहास में 7-8 साल कुछ नहीं होता, एक डॉट भी नहीं होता है। तो वो कोशिश जो है धीरे धीरे जिसे कहते हैं पीछे होने, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो ऐसे पीछे बहुत ज़्यादा हमको उसमें आसानियत भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा उसमें उत्साहित भी नहीं होती। हमारे अरे भाई जो कर रहे हैं और जो आप लोग कर रहे हैं, अगर ये कोशिश नहीं चलेगी लगातार तो बहुत धीरे धीरे कर रहे हो, ये कोशिश बहुत है। इतिहास में दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो इतिहास की अपनी डायनेमिक्स है जिसके तहत वो आगे बढ़ने की बात होती है, लेकिन बहुत धीरे धीरे अपने से अपनी डायनेमिक्स होती है। जैसे जो हमारा ग्रह है वो एक घूमता रहता है, उसकी चारों सूर्य के चारों तरफ वगैरह वगैरह, तो उसी तरह से एक किसी कहते हैं एक स्वयं क्रिय उसकी और दूसरा है कि उस पूरी प्रक्रिया को एक तेज धार, एक गति लाने के लिए हमको कुछ ढांचे चाहिए, कुछ संगठन चाहिए, वो संगठन वही संगठन इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा समूह चाहिए, एक ऐसा ढांचा चाहिए जो उसको शक्ल दे, जो उसके ऊपर बातचीत करे, जो उसको उसका नेतृत्व कर सके, जो उसको संपादित कर सके, तब नहीं हो सकता है। ये सब्जेक्टिव फोर्स कहते हैं, वो ऑब्जेक्टिव फोर्स। ऑब्जेक्टिवली तो इतिहास को आगे, लेकिन सब्जेक्टिव फोर्स के बिना, इस फोर्स के बिना जो आप लोग हैं सब लोग, उसके बिना वो आगे बहुत जाएगी, लेकिन बहुत धीरे धीरे जाएगी। तब तक बहुत दुनिया बहुत जिसे कहते हैं बहुत बहुत कष्ट में रहेगी। और तो मैं समझता हूँ इसके लिए ये आप लोगों का ये जो प्रयत्न है, ये प्रयत्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयत्न है। ये कोई साधारण नहीं है। आप ये मत समझिए कि आप कोई एक स्वयंसेवी संस्था के साथ जुड़े हो या कुछ काम करते हैं तो आप एक
ये एक आशा की सूचना, कोई साधारण काम नहीं है, कोई साधारण काम नहीं है। ये पूरी इतिहास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम है, बेहतर समाज बनाने का आगे का काम, और उसमें चारों तरफ बातें होती हैं। अब जैसे आज ही सुबह अखबार पढ़ रहा था, वो अभी हमारे देश के अंदर भी बाहर भी यूक्रेन पे हमला हुआ है। यूक्रेन पे कई दिन से हमले चल रहे हैं। मेरा सिर्फ एक कमेंट था, मेरा कमेंट ये था, और वो यूक्रेन से भी नहीं जुड़ा हुआ है, उससे भी नहीं जुड़ा हुआ, उससे भी नहीं जुड़ा हुआ। सबसे बड़ी बात ये कि जो ये पूंजीवाद है, जो पूंजी से संचालित पूरी दुनिया है, वो बहुत, हमको लगता है उसका अब उसके लिए बहुत चैलेंजिंग समय आ रहा है। वो और उसको अब ये जिसे कहते हैं बिखरने के सिवाय बहुत ज़्यादा कोई रास्ता नहीं। लेकिन ये बात नहीं कि पूरे 1-2 साल में बिखर जाएगी, लेकिन उसके लिए चैलेंजेस अब इम्पॉसिबल होते हैं, अब असंभव होते हैं, इस मायने में कि पूरे पश्चिम में, अमेरिका ने खाली जिसे कहते हैं कि जवानी जमा खर्च किया है, कोई बातें की हैं कि हम सैंक्शन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, किसी ने उनको यूक्रेन को बताने की कोशिश की। ये इसलिए कि पूंजीवाद कोई मरना नहीं चाहता। सबके पास बड़ी बड़ी टेलीविज़न आ गई हैं, और बड़े टेलीविज़न के लंबे सेट आ गए हैं, कंज्यूमर सोसाइटी बन गई है, किसे कहते हैं उपभोक्ता समाज, बहुत सारा एस्पिरेशंस जो होते हैं, जो आकांक्षाएँ होती हैं, उसकी पूर्ति होने लगी इस पूंजीवादी समाज से। तो अब उस पूंजीवाद समाज ने तो एक तरफ ये बना दिया, और दूसरी तरफ ये कर दिया है उसने एक डिपेंडेंसी जिसे कहते हैं, एक पर निर्भरशीलता बना दिया है। वो अगर इनको डिस्टर्ब कर, जैसे चीन से बड़ा झगड़ा है अमेरिका का, फिर भी चीन से उनके रिश्ते नहीं टूटे। इसलिए नहीं कि चीन वो जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में कहा जाता है सप्लाई चेन, उनके बहुत सारे सामानों को बना के भेजती होती सस्ते दाम, जो उनके यहाँ संभव नहीं है। और उन्होंने पूरी अपने अर्थतंत्र को मोड़ दिया है सैन्य सामग्रियों को बनाने में, मिलिटराइजेशन कर दिया। हम रॉकेट बनाएंगे, हम इस तरह के वो बनाएंगे जिससे मैक्सिमम वो स्पेस वॉर लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, तो करेंगे वगैरह, और छोटी मोटी चीज़ की तुम बनाओ भाई, आप बनाओ, आप बनाओ। लेकिन उसमें हुआ क्या, आम आदमी तो उसी चीज़ों को जीवित करता है, तो पूरी इकॉनमी जो है इंटरडिपेंडेंट हो गई है, सब एक साथ जुड़ गई है, अब वो तोड़ना मुश्किल हो रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है, एक तरफ दुनिया जुड़ गई बहुत सारी, एक तरफ ये कोशिश कर रहे हैं कि हम युद्ध के इसके उसके प्रोडक्शन से हम आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जब युद्ध शुरू होता है तो फिर चुपचाप बैठ जाते हैं, क्योंकि भाई बाध्यताएं हैं। तो ये सब जो प्रक्रिया जो ये पूंजीवाद है, जो इस तरह का जिसे न्यूलिबरल इकोनॉमिक्स कहते हैं, वो अब अपने मैक्सिमम चैलेंज के सामने आने जा रही है। आ गई है, मैं नहीं कहूँगा लेकिन आने जा रही है, ये आ गया। यूक्रेन का युद्ध बहुत साफ साबित है। हमारी क्या स्थिति दुनिया में, हमारे और मोदी जी का, हमारे मोदी जी क्वाड एक बनाए हुए हैं, क्वाड बनाए हुए हैं, उसमें कुछ जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, हम लोग हैं और अमेरिका है। अब मोदी जी समझ, मोदी जी कहते, मोदी जी को तो परवाह नहीं है, इससे दुनिया का हो रही है, अब पता नहीं क्या होगा आगे, नहीं होगा क्या होगा। लेकिन इस बात ये है कि कैपिटलिज्म में वो दम नहीं रह गया है कि वो लड़ भी ले, उतना इंटरडिपेंडेंट है, इतना उसकी हालत दूसरी तरह से कि वो लड़ नहीं सकता है। पहले का पूंजीवाद जो था वो आक्रमणकारी था, इसलिए वो लड़ लेता था, वो बाजार बनाता था। आज का जो पूंजीवाद है वो इंटरडिपेंडेंस से इतनी बुरी तरह से जुड़ गया है कि उसके लिए लड़ाई करना मुश्किल हो। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि युद्ध बहुत ज़्यादा लंबे दौर तक नहीं चले, युद्ध नहीं हुए हैं 45 के बाद से अभी तक बड़े युद्ध। इस युद्ध में भी जिस तरह से अमेरिका एब्सेंट है, शायद युद्ध नहीं होता। ठीक है, यूक्रेन का भाग खराब है, यूक्रेन टूट जाएगा। तो मेरा कि
की आड़ को एक गरीब आदमी, आम हिंदुस्तान को बनाने का हमारा जो सपना था, उसको जिस तरह से तोड़ने की कोशिश हो रही थी और जिसके लिए उन्होंने ये 400 साल पुरानी कहानियों का भटाटोप बनाया, मुख्य उद्देश्य तो था कि भाई जो नया पूंजीवाद है जिसमें अंबानी साहब शामिल है या अडानी बड़े लोग हैं, उनकी कुछ मदद कर दी जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। वो उस तरह का जो ढांचा है वो ढांचा बहुत ज़्यादा चलने वाला और वो चैलेंजेस जो है वो उसके दिख रहे हैं। 50 तरीके के जो बयान आ रहे हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो अभी चुनाव हो रहा है, अपने संस्थान चुनाव में, इसलिए नहीं कि हम कोई राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं या राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए या किसी स्वयंसेवी संगठन से जुड़े, हम समझते हैं हमारा एक राष्ट्रीय कर्तव्य बनता है। और जैसे युद्ध के ज़माने में एक राष्ट्रीय कर्तव्य बनता है, उससे ये प्रश्न नहीं उठता है कि किस दल से जुड़े हुए हैं, कौन दल में है, किस संगठन में नहीं है। तो उसी तरह से आज हिंदुस्तान को जिस तरह से तोड़ने की कोशिश हो रही है, पूरी उसकी जो वैचारिकी थी, उसको तोड़कर 400 साल पहले ढकेल देने की कोशिश हो रही है। ये इस युद्ध में हम सब लोग शामिल हैं और इसमें चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव में भी हमको कुछ न कुछ करना है। हम ये बात नहीं है हमारा ये कहना है वो चीज़ बहुत छोटे एक तो हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए जो आर्थिक वायदे किए जाते हैं, जो बेहतर आदमी की बात की जाती है, वो इस व्यवस्था में संभव नहीं है। वो ठीक है, चुनाव जीतने के लिए लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन वो संभव नहीं है, वो कर नहीं पाए। तो इसको जनता समझे, ये इतनी बात तो कहनी है। और उसके लिए हम नहीं करेंगे सिर्फ मोदी जी के लिए, ये दूसरे लोगों के लिए समझे, किसी के लिए समझे वो चीज़ें करना जो कि हम ये कर देंगे। मैंने ये तो मजाक का हद का काम करते हैं कि 15 लाख हो गया आपको बैंक में अकाउंट में डाल देंगे, राजा की जो मजाक किया जाता है उस तरह की बात की, लेकिन लोगों ने विश्वास किया, उसके विरोध भी ले दिया। इतना मतलब जिसे मूर्ख बनाना, चाहे इतिहास में बहुत कम समय जबरदस्ती तलवार के बल में और बंदूक के बल में लोगों को गुलाम रखा गया है, लेकिन केवल मुंह के बल पे मूर्ख बनाना ये पहली बार हुआ 2014। तो ये नहीं है और ये व्यवस्था पिट रही, ये टूट रही, ये चलेगी। एक दूसरी बात ये है, अभी बात हो रही थी कि इसलिए नहीं क्योंकि वो पूंजीवाद भी जो है वो भी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के बिना नहीं सकती। अगर समाज में शांति नहीं है तो पूंजीवाद नहीं है, कंज्यूमर सोसाइटी भी नहीं। अब समाज में आप दंगा फैलाएंगे, आप युद्ध करेंगे दो मुल्कों के बीच में, ये इस तरह की जो घटनाएं होंगी उससे तो पूंजीवाद खुद ही डिस्टर्ब है। पूंजीवाद के लिए एक बहुत बड़ा पीस का जोड़ चाहिए, एक बहुत बड़ी शांति का, वो संभव नहीं, वो भी संभव। तो ये जो पूरी ये अच्छा, शांति की जरूरत केवल पूंजीवाद के लिए नहीं है, शांति की जरूरत हमारे दोनों लोगों की जरूरत। शांति की हमारे लिए इसलिए जरूरत है कि हम चाहते हैं कि बेहतर समाज बने, उनके लिए शांति इसलिए जरूरत है कि वो अपना माल बेचें और इत्मीनान से माल बेचें और आपको बेवकूफ़ बनाते रहें और आपको 27 घंटा 28 घंटा काम करवाते रहें, आपको इंस्टॉलमेंट में अमुक पेमेंट करवाते रहें, उसमें आपको फेरे रहें, आपको कम से भेज दें, वो उनका वो है गेम है। और हमारी जो आकांक्षा है, हमारी जो इच्छा है, हमारा जो रिजॉल्व है कि हम एक बेहतर समाज बनाने के लिए हम शांति चाहते हैं।
ये शांति में फर्क है दो शांतियों में। उनकी युद्ध की जो कंज्यूमर सोसाइटी की शांति और हमारी शांति क्या करता है। तो हम यहाँ पर एक इसकी कोशिश और इसकी इच्छा रखते हैं तो हम इसकी पुरजोर कोशिश करें कि समाज में शांति बनी रह सकती है। जब ये बहुत ही बहसी किस्म की जो विचार हैं धर्मों के बीच में झगड़ा, जातियों के बीच में झगड़ा, भाषाओं के बीच में झगड़ा, इन सब झगड़ों से ऊपर उठने की कोशिश करें और लोगों को कहें कि भाई हम जिससे हम जानते हैं कि भाई आम जनता में जब ये बात करेंगे तो वो एक खास किस्म के दायरे से निश्चित दुनिया में रहने वाले लोग हैं, शायद वो इस तरह के बड़े बड़े शब्दों को न समझ पाए। लेकिन आप इतना तो कह सकते हैं भाई कि आपकी ज़िंदगी एक सकून की ज़िंदगी है, सकून की ज़िंदगी रही है, क्या आप नहीं चाहते हैं कि सकून की ज़िंदगी रहे? तो कम से कम उसी के लिए कोशिश करें कि भाई ऐसा। दूसरा ये कि हज़ारों साल से हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उसको कोशिश करें। जैसे हिंदू बहुत महत्वपूर्ण बात है, उस पर बहुत बात हुई होगी भाई साहब, इसकी जो बहुत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं वो निश्चित तौर से बताए होंगे, कोई बात नहीं। एक दूसरी बात यहाँ पर कि जात पात और हिंदू धर्म की ये जो जात पात है ये पूरा ढांचा है। अगर आप कबीर साहब को पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि ये एकदम से डिजॉल्व हुआ है, बिल्कुल से टूटा हुआ है। ये अंग्रेज जब आए वहाँ पर तो इत्तेफाक से उन्होंने यही बनारस शहर, यही बनारस में जहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय जहाँ मेरी मीटिंग होने वाली थी, इन लोगों ने इसलिए संस्कृत ये कॉलेज बनाया, संस्कृत पाठशाला कहते थे कि वो चाहते थे कि हिंदू धर्म की जो बेसिक चीज़ें हैं उसको इकट्ठा की जाए और उसको खाए। उनके प्रस्तावना उन्होंने थोड़ा बहुत देखा है तो प्रस्तावना आज तक किसी हिंदू राजाओं ने या मुस्लिम राजाओं ने भी या जो भी लोग राजपाट करते रहे किसी ने ये हिंदू धर्म की जो बेसिक जो टेक्स्ट हैं जो उनके बुनियादी जो वो है ग्रंथ हैं उनको ग्रंथों को और विचारों को इकट्ठा करके नहीं रखा। इसका हम अंग्रेजी राज हम कोशिश कर रहे हैं, हम इसीलिए संस्कृत ये मेरे ख्याल से 1774 तो दूसरा उनका एक और बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था। उनका ये था कि जब मुकदमे होते हैं तो मुकदमों में न्याय देने के लिए उनको एक हिंदू जूरिस्प्रूडेंस की आवश्यकता है। तो कहाँ से तो वो उसकी कोशिश कर रहे थे, उसको भी निकालना चाहते थे और उसमें उन्होंने जो मदद दी वो बड़े ही पिछड़े किस्म के बहुत ही संकीर्ण मना कुछ जो 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 संस्कृत के और वेदों के और भाष्यकार थे उन लोगों से खासतौर से बंगाल से उन्होंने कुछ तर्क अलंकार और इस तरह के लोगों को जो न्याय और इस तरह की विचारधाराओं न्याय एक परंपरा है उस न्याय परंपरा के माध्यम से और वो बहुत ही कंजर्वेटिव है तो वो उसको लेकर उन्होंने उनको नियुक्त किया क्योंकि वो बंगाल में उनका राजपाट शुरू हुआ था कलकत्ता राजधानी थी तो वहीं से लेके आया और पूरा टेक्स्ट एक पूरा बना दिया कि साहब ये ऐसा। तो उसमें हुआ क्या कि जो कबीर साहब के पद अगर आप पढ़िए रामानंद के अगर विचारों को सुनिए तो आपको लगेगा कि ये तो किसी कहते हैं कि एक बहुत फ्लोइंग समाज है, रमता हुआ समाज है, बहता हुआ समाज है, इसमें कोई बाधाएं नहीं है, उस तरह की हायरार्की नहीं बनी हुई, इस तरह ऊपर नीचे नहीं हुआ बहुत ज़्यादा टुकड़े टुकड़े नहीं हुए हैं। एक भाव है, वो भाव रूप है, ये भाव रूप है। ये एक तौर से नौ ब्राह्मणवादी जिसे कहते हैं
पुराना भी नहीं, नो, वो भी कॉलोनियल ब्राह्मण, औपनिवेशिक ब्राह्मण एक ढांचा बनाया जिसके माध्यम से तो हमारे समाज की जो स्वाभाविक गति इसमें सामुदायिक दूरी की जगह पर एक एकता का पूरा माहौल दिखलाई पड़ता था और एक ढांचा बन गया बाजार से ढांचा तो बनता नहीं है, एक दिन होता है पूरा ढांचा बन गया, उस ढांचे की बिखेर फिर जो हमारा एक स्वाभाविक दूसरे हिंदू और बाकी धर्मों जो बना था उसको भी धकेलना, उसको भी पीछे कर देना। तो एक तरफ कॉलोनियलिज्म और दूसरी तरफ कॉलोनियलिज्म ने फिर हिंदू मुस्लिम एकता को भी तोड़ा, जो एकता बनी उसको भी तोड़ा। तो ये जो उपनिवेशवाद का काम था, कॉलोनियलिज्म का काम था सन 47 के पहले का, उस कॉलोनियलिज्म के काम को लगता है अपूर्ण समझ के हमारे आज के जो राजपाट करने वाले हैं उन लोगों ने दिया, वो तोड़ने का काम करते थे। आज ये तोड़ने